अन्नदाता कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरदारी की राम राम। साथियों, अन्नदाता कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम जिसमें हम चर्चा करें जो भी समय मौसम के हिसाब से आवश्यक है, फसलों के बारे में, पशुओं के बारे में, फल पौधों के बारे में, यानी जिस विषय पे आवश्यकता है हम सभी आपके बीच में लेकर आए हैं। ये तो मानिए कि आप बहुत अनुभवी है, लंबे समय से खेती बाड़ी कर रहे हैं, लंबे समय से डांगर लोड़ पाल रहे हो, लेकिन समय के हिसाब से कुछ परिवर्तन, कुछ नई खोज, कुछ नई जांच करते रहे। और हमारा प्रयास है कि जो नई जांच, नई खोज, कोई नई किस्म, कोई नई नस्ल जो भी आई है वो सब पहुंचा सके। बस यही हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, क्योंकि जो हमारा अन्नदाता है वही देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर अन्नदाता आर्थिक रूप से संपन्न होगा तो ये देश आर्थिक रूप से संपन्न होगा। बिना अन्नदाता की संपन्नता के देश की संपन्नता की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए उनके लिए हमारा आज का कार्यक्रम अन्नदाता। अब जो बात आई है कि भाई अन्नदाता की, तो बता दें कि एक ऐसा नंबर है जिस पर आप जब चाहे फोन कर सको और आपकी समस्या का समाधान उस नंबर पर हो जाएगा। वो नंबर है 1551 और इसका नाम है किसान कॉल सेंटर। आपकी कोई भी फसल से, पशु से संबंधित कोई समस्या है, इस पर फोन करो। हाँ, ये फोन एकदम निःशुल्क है, इसके कोई पैसा नहीं लगता। आप इस पर अपनी समस्या का समाधान कर सकें। अब बात है कार्यक्रम में एक प्रश्न की। तो एक प्रश्न जो आज का है, जिसका जवाब आपने देना है इस नंबर पर 94 660 21 336। नंबर एक बार फिर बता दिया, 94 660 21 336। और प्रश्न रहेगा, वर्ष 2023 किस अनाज के रूप में मनाया जा रहा है? वर्ष 2023 किस अनाज के रूप में मनाया जा रहा है? आपने इसका जवाब लगभग 6:50 तक देना है। करीब आपने सुना होंगे एक वार्ता कि जो हमारे डांगर है, जो हमारे दुधारू डांगर है, उनमें बहुत सी बीमारियां, बहुत सी समस्याएं हैं। इस है थनैला रोग। उस थनैले रोग से बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे डांगरों ने हुआ है। आप उसका उपचार तो करो ही हो, रासायनिक उपचार भी करो उसका, लेकिन कुछ उपचार ऐसे भी हैं जो आप देसी तरीके से कर सकें। अगर देसी या घरेलू तरीके से उपचार कर दें तो वो सब रोग आपके पशुओं में खत्म हो सके। तो आज इसी पे एक वार्ता आपने सुनाएंगे। वार्ताकार हैं डॉक्टर जसवीर सिंह, जो उप मंडल पशुपालन डेयरी विकास अधिकारी हैं, कि किस तरह थनैला रोग का उपचार हम घरेलू तरीके से कर सकें। सुनिए वार्ता। कुरुक्षेत्र आकाशवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। थनैला रोग पशुओं की एक बेहद खतरनाक रोग है। यह रोग मुख्यतः जीवाणु जनित होता है। इसमें थनों व ल्योटी में सोजिश आ जाती है, दूध उत्पादन कम हो जाता है, दूध का रंग बदल जाता है। कई बार रक्तस्राव की वजह से लाल रंग का दूध भी आने लगता है। थनैला रोग की वजह से पशुपालक को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। अब मैं पशुपालक साथियों से चर्चा करता हूं थनैला रोग के घरेलू व परंपरागत उपचार के बारे में। थनैला रोग के घरेलू उपचार के लिए हमें सामग्री क्या क्या लेनी है? सामग्री में हम 3 चीज लेंगे। नंबर 1 ग्वार पट्टा लगभग 250 ग्राम, दूसरा 50 ग्राम हल्दी पाउडर, तीसरा 15 ग्राम चूना पाउडर। अब तैयार कैसे करें इस सामग्री को? सबसे पहले ग्वार पट्टे के पत्ते के ऊपर जो कांटे होते हैं उसको हम चाकू से साफ कर लें। उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े ग्वार पट्टे के करके इसको एक मिक्सी में डाल लें। मिक्सी में ही हम 50 ग्राम हल्दी पाउडर, 15 ग्राम चूना पाउडर, वो भी मिक्सी के अंदर डाल लें। तीनों चीज़ों को मिक्सी में डालने के बाद मिक्सी में इन तीनों चीज़ों को पीस लें। पीसने के बाद एक लाल रंग का मलहम तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं उपयोग विधि की। उपयोग विधि में इस मलहम को थनों व ल्योटी पे लगाना है। तो सबसे पहले थनों व ल्योटी को साफ पानी से अच्छे से साफ कर लें, धो लें और चारों थनों को दूध हम निकाल लें, थनों को खाली कर लें। जो मलहम तैयार हुई है उसको हम 10 भागों में बांट लें। एक भाग को हम लगभग 100 से लेके 200 मिली में मिला लें।
जो ये घोल तैयार हो जाएगा वो लाल रंग का घोल तैयार होगा। उसके बाद जो थन हमने खाली किए थे, इस घोल को पूरे थनों पे और लोटी पे अच्छे से लगाना है। ध्यान ये रखना है कि कोई भी अक्षेत्र लोटी का और थनों का इस घोल को लगाने से बच ना पाए। लगभग 1 घंटे के बाद दोबारा ये प्रक्रिया अपनानी है, लेकिन ध्यान रहे दोबारा जब हम इस घोल को लगाएंगे तैयार करके, सबसे पहले साफ पानी से जो पहले वाला घोल लगा हुआ है उसको साफ पानी से लोटी और थनों को अच्छे से साफ कर लें, तभी दूसरी बार हम ये घोल इसी तरह 100 से लेके 200 मिलीलीटर पानी में तैयार करके फिर लगाएं। जब हम दिन में अंतिम बार इस घोल को लोटी व थनों पे लगाएंगे, उसमें एक ध्यान देने योग्य ये बात है कि इस घोल में हम 2 चम्मच सरसों का तेल मिला के उसके बाद थनों व लोटी पे लगाएं, ताकि जब दिन में अंतिम बार इस घोल को लगाएंगे तो काफी समय तक ये घोल थनों व लोटी पे लगा रहे। ऐसा हमें लगातार 5 दिन तक करना है। कई बार दूध में खून भी साथ में आता है और लाल रंग का दूध आता है। उस अवस्था में हम जो हमने ये उपरोक्त विधि बताई है लगाने की कि किस तरह हम घोल लगाना है, उसके साथ हमें 2 मुट्ठी कड़ी पत्ता ले लेना है और उसको 1 मुट्ठी गुड़ के साथ पीस लें और उसके 2 हिस्से कर लें। एक हिस्सा हम सुबह दें खिलाने के लिए, एक हिस्सा हम पशु को शाम को खिलाएं। तो दिन में 2 बार हमें कड़ी पत्ता और साथ में गुड़ मिला के खिलाना है। ये लगातार हमें 3 दिन खिलाना है। इसके साथ हम एक काम और कर सकते हैं थनैला रोग में। मलहम हम थनों व लोटी पे तो लगाएंगे ही 5 दिन, हम हर रोज 2 नींबू काट के उसमें यदि कोशिश करें आपकी बीज निकल जाएं तो काट कर 2 नींबू आप दिन में 1 बार दें लगातार 3 दिन तक। अब हम बात करते हैं पुराना थनैला रोग। कई बार क्या होता है कि थनैला रोग काफी पुराना हो जाता है, जिसके अंदर लोटी और थनों में कड़ापन आ जाता है, लोटी सख्त हो जाती है, एक हिस्सा भी सख्त हो सकता है, कई बार पूरी की पूरी लोटी है वो भी सख्त हो सकती है। तो उस अवस्था में हमें क्या करना है, जो हमने मलहम तैयार की है उस मलहम में हम 2 मुट्ठी हड़जोड़ मिला लें और उसके बाद उस मलहम को हमें लगातार 21 दिन तक लगाना है। इस मलहम को लगाने के बाद जो सोजिश है लोटी के ऊपर और थनों के ऊपर वो उतर जाएगी और लगभग दूसरे या तीसरे दिन ही दूध का जो उत्पादन है वो भी बढ़ जाएगा लोटी व दूध ग्रंथियों में। और ये जो एक औषधीय निर्देश मैं देना चाहता हूँ, मलहम लगाने से पहले लोटी को उबले हुए पानी को आप ठंडा कर लें, उसके बाद लोटी व थनों को अवश्य साफ करें। धन्यवाद। जानकारी थी कि किस तरह आप थनैला रोग का उपचार कैसे कर सकें, देसी दवाई से कर सकें, और वो दवाइयाँ जो आपकी रसोई में ही है कि जब आप इन दवाइयों का प्रयोग करोगे तो उन सब दवाइयों से बच जाओगे जो खतरनाक है वातावरण और आपके डांगर वास्ते है। अब बात कर रहे हैं अनाज की कि भाई मोटा अनाज क्यों जरूरी है। बार बार हम मोटे अनाज की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, ये भी जोर लगाया कि भाई इस बार मोटा अनाज खाना चाहिए। मोटे अनाज के बहुत से महत्व हैं। तो जितों तक मोटे अनाज की बात है तो मोटे अनाज में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स GI बोलते हैं वो ये है, यानी ये जो मधुमेह है, शुगर है, उसको रोकने में आपकी सहायता करेगा। इसमें आयरन, जिंक, कैल्शियम, इस तरह के बहुत अच्छे जो तत्व पाए गए हैं। मोटे अनाज का ये महत्व भी है कि वो वजन कम कराए और भाई जो आपका रक्तचाप है उसको संतुलित करने में भी आपकी मदद कराए। आमतौर पर जो फलियों के साथ सेवन कर ले, इसमें बहुत से प्रोटीन भी है। इसके अलावा मोटे अनाज में बहुत सी जो है बीमारियों से लड़ने की क्षमता बताई गई है। यानी मोटा जो अनाज है वो एक पोषण अनाज माना गया है, पोषक अनाज माना गया है कि इसमें बीमारियों से लड़ने की बहुत ज़्यादा
क्षमता है। धीरे धीरे हम जो है वापिस को समझ तो रहे, लेकिन एक बारी मोटा अनाज हमारी थाली में तो जो गायब हो गया था, हम सोचने लग गए थे कि ये मोटा अनाज खाने वाले तो थोड़े से कम पढ़े लिखे हुए हैं। लेकिन पीछे एक महामारी आई, उसमें भी इसका महत्व पता चला कि मोटा अनाज का संबंध पढ़ने लिखने से नहीं है। मोटा अनाज तो आपके शरीर की मांग है कि जो आपके शरीर में हमेशा स्फूर्त है। इस वास्ते कोशिश करो अपनी थाली में मोटे अनाज का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करो। अभी बात कर लें जो हमारा कल का कार्यक्रम है उसमें क्या विषय रहेगा, तो उसमें विषय रहेगा एक तो टमाटर बैंगन कुछ फसल की देखभाल, और दूसरा रहेगा कि हम प्राकृतिक खेती कैसे शुरू कर सकें। ये सारी चर्चाएं हम कल करेंगे। जब कल की बात आई है तो भाई मौसम का और किसान का खेती बाड़ी का गहरा संबंध है। तो अवश्य है कि हमने जो है मौसम की जानकारी, यानी आज मौसम क्या रहने की उम्मीद है, और उसके आधार पर हम कौन सा कृषि कार्य कर सकें ये जानना बहुत जरूरी है। तो फिर क्यों ना बतावा कि आज मौसम कैसा रहेगा। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 32.0 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 97 और 90% रही। हवा की रफ्तार 19 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 8 अगस्त तक मौसम आम तौर पर परिवर्तनशील रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान तापमान में कोई बदलाव न होने, वातावरण में नमी की मात्रा अधिक रहने, अधिकतर स्थानों पर आंशिक बादलवाही रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों, इस दौरान 5 और 6 अगस्त को अधिकतर स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने और 7 और 8 अगस्त को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, जैसे कि बारिश होने, वातावरण में नमी की मात्रा अधिक रहने के पूर्वानुमान को देखते हुए आपसे निवेदन है अपने फसलों में सिंचाई और छिड़काव का कार्य रोक लें। साथ ही किसान भाइयों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के तहत आप अपने पशुओं का बीमा करवाएं। बीमा करवाने के लिए आप नजदीक के पशु चिकित्सा केंद्र से संपर्क करें। धन्यवाद। तो ये था मौसम के बारे में कि आज मौसम के एरिया क्या रहने की उम्मीद है, और मौसम देख के आप कौन कौन से खेती बाड़ी के काम कर सके। भाई अन्नदाता कहेंगे कि गिरधारी भाई बात पर बात को मनोरंजन करा दो। एक ये सुन लिया सामने पे। सुन बादल की गरज नाचते, मोर मस्त हो बड़े
बिना, ओ पिया के बिना। प्यारी प्यारी लगे बोलती कूके कोयल काली। प्यारी प्यारी लगे बोलती कूके कोयल काली। मने पिया की याद दिवावे बैठमवा की डाली। ओ पिया गए परदेस नौकरी, पिया गए परदेस नौकरी। मैं चिंता ने खाली, मैं चिंता ने खाली। खुशियाँ आई थी यूं कर बिखरूंगा। फीका लगे पिया के बिना, ओ पिया के बिना। भूले सारी की जा साथो फीका लगे पिया के बिना, ओ पिया के बिना। अजीब दादा, मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि वर्ष 2023 किस अनाज के रूप में मनाया जा रहा है, तो सही जवाब जो उसका है वह है मोटे अनाज के रूप में। और इसको विश्व स्तर पे मनाया जा रहा है ताकि लोगों को मोटे अनाज के महत्व के बारे में पता चले और समझे कि जो मोटा अनाज जो है हमारी थाली का मुख्य अंग था, क्यों मरते दूर भाग गया और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ये भी चर्चा कर लिया कि जो रासायनिक कीट हैं उनका प्रयोग दिन पर दिन बढ़ता जाने लग गया। आप सोचो कि भी इसका प्रभाव नहीं पड़ता कि कीड़े मकोड़े तो मर जाएं, बीमारी मर जाएं और जो फसल के रोग खत्म हो जाएं, लेकिन इन सब का वातावरण के ऊपर एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है। एक तो है मनुष्य के स्वास्थ्य पे सीधा उसका दुष्प्रभाव। जिस तरह हम कीटनाशक मारने की दवाई जो हम गिरा, वो कीटों ने मार के गला गला जो मनुष्य के स्वास्थ्य पे बहुत उल्टा प्रभाव पावे। और यह रिपोर्ट हम नहीं कह रहे, ये बात हम नहीं कर रहे, यह रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन की है। उसने बताया कि हर वर्ष 3 मिलियन मामले कीटनाशक जहर के कारण मौत हो जाए। या तो वो कि जो सब्जी है वे इसी बाजार में आवे कि जिस तरह में छिड़कें और भाई आप खा लो, या उनके लगातार बढ़ते प्रयोग तय आप में सांस की, कैंसर की, एलर्जी की, देखने की क्षमता कम होने की, प्रजनन क्षमता कम होने की, ये सारी की सारी बीमारी उससे पैदा हुआ है। क्योंकि जिस तरह हम फसलों में कीटनाशक छिड़का तो उसका 1% तो कीट पे गिरेगा, जो बाकी जो 99% है वो तो माटी पे गिरेगा, और माटी पे गिरेगा तो खान में पानी के गल्ले सारे हमारे शरीर में पहुंचेगा। तो देखो आप कितना नुकसान पहुंचेगा। यानी जिन हम कीड़े मारने खातर, बीमारी कम खातर अपनी फसलों पे गिरे हैं, उसका 99% जो हमारे शरीर में पानी या खाने के गल्ला शरीर में पहुंच जाए, और जो हमारे बच्चे हैं उससे दिन पर दिन ज़्यादा बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा जो है, जो किसान भाई कीट मार के ये कीटनाशक प्रयोग करें तो एक के पीछे बार बार दूसरा प्रयोग हुआ है, क्योंकि जो एक कीट की उन्हें जो कीड़ियाँ उन्हें आदत पड़ जाए उसका प्रभाव नहीं होता, हम अगला प्रयोग करें तो उसका बार बार प्रयोग करते रहेंगे और हर बार उसकी मात्रा भी ज़्यादा होगी, उसकी सिफारिश भी ज़्यादा होगी। तो इसमें क्या है, जो कीड़े हैं उसमें प्रतिरोधता उत्पन्न हो जाएगी, यानी उसके कीड़े के ऊपर उसका असर कम हो जाएगा। जब कीड़े पर असर कम हो जाएगा तो भाई फिर हमारा प्रयोग तो मैं दवाई करनी रासायनिक की, तो उसकी मात्रा बढ़ाई जाएगी।
जब मात्रा बढ़ाई जाएगी या प्रक्रिया चलती रहेगी, ये इतनी ज़्यादा मात्रा हो जाएगी, काबू तक बाहर हो जाएगी, और जिस तरह ही माटी में उस फसल के अवशेष होंगे वह हमारे शरीर पर कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा देंगे। और माटी और पानी में इसके अवशेष की मात्रा बढ़ेगी तो अगली बार जो कीट हैं वह इन दवाइयों से मरते को नहीं। जो कीटों में पुनरुत्थान है उसका प्रभाव देख लो कि आप इतने कीटनाशक प्रयोग कर रहे फिर भी इनकी संख्या इतनी बढ़ रही है। आए बार नया कीट, हर बार नई बीमारी। क्यों गया भाइयों? क्यों हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जो वो कीट हैं उनमें उन लड़ने की क्षमता बढ़ गई, उनको पचाने की क्षमता बढ़ गई, और वो उन कीटों में, उन कीटनाशकों में इतना जो असर नहीं रहा कि वो कीट को खत्म कर दे। उल्टा जो उसका प्रभाव है वातावरण में आ जाएगा, और वातावरण में आने पर जो अच्छे कीट हैं वह भी कई बार खत्म हो जाए, यानी जो मित्र कीट है वह भी खत्म हो जाए। दुश्मन कीट तो बच गए लेकिन जो मित्र कीट है वह खत्म हो गए। एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वातावरण में पहुंचा कीटनाशक, दूसरे जीवों पर इसका प्रभाव पड़ा है। आप बार बार उसका प्रयोग करोगे तो जिस तरह बहुत से जीव ऐसे हैं जो परागण का कार्य करें, जैसे मधुमक्खी है, ततैया है, ये आपके वास्ते आपके मित्र कीट हैं, आपके खेत में परागण का काम करें। या मिट्टी में रहने जीव हैं जो मिट्टी में रह कर आपकी सहायता करें। तो जैसे अभी बहुत से कीट, जिस तरह सूरजमुखी फसल है, सरसों की फसल है, मधुमक्खी उन पर है जो परागण क्रिया करेगी। अब आपने इनके ऊपर जब कीटनाशक आप घेरोगे और उनमें मधुमक्खी खावेंगी, ततैये खावेंगे, तो फिर आप सोचो किस तरह जो है ये हमारे कीट बच सकें। तो यह भी एक बहुत बड़ी समस्या जो हमारे दूसरे जीवों पर आ गई है कि आप जितने ज़्यादा कीटनाशक प्रयोग कर रहे हैं उतने ही ज़्यादा जो हमारे मित्र कीट हैं वो मर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, और उसका सीधा नुकसान हमारी खेती पर हो रहा है। जिन कीटों ने हमारी प्राक कार्य में जो सहायता करनी थी वो मरते जा रही हैं, उनकी संख्या कम हो रही है, और जिन कीटा खातिर वह दवाई थी उनमें सहन शक्ति बढ़ रही है, वह और हमारा नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो हमारी मित्र कीट हैं, भिन्न भिन्न जो फसल हैं, यदि फसल जिन्हें कह ले कि उन पर जाके अपना भोजन लेंगे, उनके फूलों से अपना भोजन लेंगे, लेकिन जब उन पर कीटनाशक होगा और हम भोजन लेंगे तो भैया तो उन्हें नुकसान होगा, या फिर जो उनसे जो पदार्थ हम ले रहे हैं हमारा नुकसान होगा। तो इस वास्ते जो है यहाँ जो कीटनाशक जो है वो रासायनिक कीटनाशक की बात कर रहे हैं, हम ध्यान रखिए, प्राकृतिक की नहीं। जो प्राकृतिक कीटनाशक है वो वातावरण का सहयोगी है, हम जो है रासायनिक कीटनाशक की बात कर रहे हैं। तो यानी जो छोटे मोटे जो कीटनाशक हैं उन पर असर नहीं पड़ता, बड़े जो कीटनाशक हैं उनने जो है ज़मीन पर, पेड़ पौधों पर, घास फूस पर, हर जगह हम उनका प्रयोग करा, और भाई जो है उसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर, मानस के ऊपर, डांगरों के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर, पशु पक्षी के ऊपर, और पूरे वातावरण में उनका दुष्प्रभाव है। तो प्रयास यही करना है कि रासायनिक जो कीटनाशक है उनका कम से कम प्रयोग करें, नहीं तो मानव जाति में बहुत सारी समस्या, अंधेपन की समस्या आ जाएगी, नपुंसकता की समस्या आ जाएगी, कैंसर की समस्या बहुत बढ़ जाएगी, और भी एलर्जी है शरीर की, उसकी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमें चाहिए कि जो जितने कीटनाशक रासायनिक हैं नहीं, इनकी जगह हम बार बार कह रहे हैं कि प्राकृतिक कीटनाशक का प्रयोग कर लो। वो आपके मित्र भी हैं, वातावरण के मित्र भी हैं, आपका सहयोग भी करेंगे। और वो सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्राकृतिक जो कीटनाशक हैं वो किस तरह बनेंगे, पेड़ पौधों से या पशुओं के मूत्र से, गाय के मूत्र से प्रयोग होगा। तो उनका जो छिड़काव हम करेंगे वो कहीं भी हमारी फसल ने, मानस ने, पशु पक्षी ने या मित्र कीट ने नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो एक बार फिर कहा हम कि जो रासायनिक कीटनाशक है उनका बहुत सा नुकसान है, और आपने चाहिए कि उनकी बजाय जो है आप प्राकृतिक कीटनाशक का प्रयोग करें। अब बात करना एक योजना और है, वो है प्रधानमंत्री कुसुम योजना।
तो इसके बारे में भी आपने जानना बहुत जरूरी है कि यह कौन सी योजना है, इसका क्या फ़ायदा है, क्योंकि हर योजना का बताने का हमारा मकसद ये है कि आपने उस योजना का लाभ मिल सके। अगर आपने उस योजना का नहीं पता और योजना सरकार ने चलाई है तो फिर उस योजना के चलाने का कोई लाभ नहीं है। तो जो प्रधानमंत्री जो कुसुम योजना है, ये भारत सरकार की किसानों द्वारा की वास्ते चलाई गई एक योजना है और जिसकी शुरुआत फिलहाल तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीक़ों से कर दी गई है। यानी प्रधानमंत्री कुसुम योजना के भीतर जो है राज्य के किसानों को सिंचाई खातर और ऊर्जा के माध्यम से चलने वाले जो सोलर पंप है उनकी सुविधा प्रदान की जाए। और यानी ये कह लो कि जहाँ बिजली के आपके पास पंप है उसकी बजाय सोलर पंप की सुविधा उनमें दी जाएगी ताकि आप अपनी जो खेती बाड़ी बढ़िया ढंग से कर सकें। सरकार 3 करोड़ पेट्रोल और डीजल पंपों को सौर ऊर्जा पंपों में बदलेगी, ये भी सरकार ने निर्णय लिया। यानी जिन राज्यों के अंदर अभी जो है पेट्रोल के डीजल के जो पंप चल रहे हैं सिंचाई के, उनको बंद के जो है सोलर ऊर्जा में बदलने का सरकार का एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके गला आज का अन्नदाता कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनने के दायरे की राम राम।